दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक और इस वक्त पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर आ रही है। और खबर है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने हाईकोर्ट में एक अर्जी दी थी और उसमें कहा गया था कि मतगणना में केंद्रीय कर्मचारी या पीएसयू के जो कर्मचारी होते हैं, सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी होते हैं, उनकी तैनाती पर रोक लगाई जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया। अब इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली है और कल इसकी लिस्टिंग की ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिए हैं, यानी कल ये सुना जाएगा। अब ये किस तरह से ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी जीत है और हाई कोर्ट के फैसले के बाद किस तरह से सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवेन करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये समझना जरूरी कि आखिर ममता बनर्जी इस तरह के हथकंडे मतगणना से पहले लगातार क्यों अपना रही है। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आलोक पाठक सर। सुप्रीम कोर्ट सर क्या इस मामले में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को राहत दे सकती है, जिस मामले में हाईकोर्ट ने राहत देने से मना कर दिया है? देखिए, पहली बात तो कि किसी भी मामले में जब आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जिसका मतलब ये नहीं कि आपका फैसला आपके मुताबिक ही आएगा, क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा कि ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट गई थी जी। और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पूरी तरह से मनमाफिक नहीं रहा। उन्होंने ये कहा कि भाई जिन लोगों की अपील स्वीकार कर ली गई है, एसआईआर में नाम कटने के बाद 27 लाख लोगों की अपील जब उन्हें एक्सेप्ट हो गई थी, तो वो लोग जाए ट्रिब्यूनल के पास, ट्रिब्यूनल उसमें फैसला देके उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ सकता है। नतीजा क्या रहा कि मुश्किल से 1000-2000 लोगों का नाम जोड़ा गया, बाकी लोगों का नाम नहीं जोड़ा। तो अब इस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट, जो इस देश में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आप चैलेंज नहीं कर सकते। अब कल से घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदला है। पहला घटनाक्रम में आई, कल अचानक से तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया एक वीडियो शेयर करते हुए कि स्ट्रांग रूम में कुछ लोग घुसे हुए हैं और वहां पे ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है जी। और ममता बनर्जी, आप जानते हैं, स्ट्रीट फाइटर, तुरंत पहुंच गई भवानीपुर के स्ट्रांग रूम में। वहां 4 घंटे तक वो धरने पे बैठी रही। बाद में वहां की चुनाव अधिकारी ने कहा कि देखिए साहब, ये पहली बात तो कि जहां पे ईवीएम रखी गई वहां पे कोई नहीं है, सबके सब बंद है। ये बैलेट पेपर है, पूरे प्रदेश से बैलेट पेपर आता है, उनको कंस्टिट्यूएंसी वाइज उनको छाटा जा रहा था। ये उसका रिपोर्ट। जब स्पष्टीकरण आया, 4 घंटे तक वो धरने पे बैठी रही और पूरे देश में भाई अब ममता जी चली जाएंगी, धरने पे बैठ जाएंगी तो खबर बननी है। तो इलेक्शन कमीशन के लिए भी भाई साहब हर कदम पर ममता बनर्जी जैसा जागरूक एक मुख्यमंत्री है, जो स्ट्रीट फाइटर है, जो सड़क पे लड़के मुख्यमंत्री तक कुर्सी पर बैठी हुई है। तो आज वो उनका कहना यह था कि भाई आप काउंटिंग में केंद्र सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी न लगाएं। हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इसलिए करके मना कर दिया कि देखिए, चुनाव आयोग एक स्वतंत्रवादी है, वो निष्पक्ष चुनाव के लिए जो चाहे वो फैसला ले सकती है। उनके इस तरह वो जिसको चाहे उसको बुला सकते हैं काउंटिंग में। उनका निर्णय है कि राज्य सरकारी कर्मचारी के साथ कुछ केंद्र सरकार कर्मचारी बुलाते हैं तो उसमें कोई ऐतराज। उनको लगा कि इस मामले में चुनाव आयोग अपने हिसाब से एक कहते हैं ना कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक इंडिपेंडेंट संस्था अपने हिसाब से फैसले ले सकती है। तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट गई तो लोगों ने कहा कि मामला लिस्ट होगा कि नहीं होगा, लेकिन चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मामले की गंभीरता को समझा और इसको कल सुबह के लिए लिस्ट कर दिया है। 2 जजों की बेंच इस पे सुनवाई करेगी। तो कल सबकी निगाहें उस पे रहेंगी कि सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में क्या फैसला आता है, क्योंकि देखिए काउंटिंग तो 4 जून को होनी है। काउंटिंग तो 4 जून को होनी है, तो जो भी होगा फैसला क्या हो। लेकिन एक फिलहाल आज रात भर के लिए राहत मिल गई कि वो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रख सकती हैं कि भाई उनको क्यों ऐतराज है। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा ये तो सुप्रीम कोर्ट पता चलेगा। लेकिन जिस तरह की सक्रियता ममता बनर्जी दिखा रही है, 2 चीजें हो सकती हैं। या तो उनको लग रहा है कि जिस तरह से एसआईआर में लोगों का नाम काटा गया और बड़ी संख्या में नाम काटे गए,
और 27 लाख लोगों को की अपील भी ट्रिब्यूनल ने एक्सेप्ट कर ली थी, फिर उनके नाम नहीं जोड़े गए। तो कहीं ना कहीं वो चुनाव आयोग की भूमिका पर उनको लगातार वो सवाल उठाती रही, लेकिन उनको राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिला एसआईआर में, और देखिए समय पे चुनाव संपन्न हो गया। अब एक चीज लोग बार बार एक चीज कह रहे हैं, एक चीज और हो गया कि कल चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 बूथों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है, जिसमें से 4 बूथ वो हैं प्रदेश में जो कि 24 परगना पर की जो जिस सीट से जहांगीर लड़ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के, उस सीट पे 4 जगह पुनर्मतदान का आदेश दिया। इसका मतलब चुनाव आयोग ने उन शिकायतों को सही माना है जिसमें कहता गया था कुछ बूथों पर बीजेपी के जहां पे बीजेपी का निशान था वहां पे सेलो टेप या लगा दिया था कि वो दब ना पाए। तो कुछ शिकायतें तो सही पाई गई थी। पहले तो 55 बूथों की बात हो रही थी, लेकिन 15 बूथों पर कल मतदान होगा। तो देखिए जिस तरह से एग्जिट पोल के सर्वे आए हैं, 7 में से 5 ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 2 में कहा है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनेगी। और तो इस वक्त ये एक तरीका भी हो सकता है, जागरूक हैं और 77 जगह काउंटिंग होनी है, 294 जगह बंगाल में स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। अब कल एक बड़ी मीटिंग चुनाव आयोग करने जा रहा है 4 तारीख को लेके कि उसमें शायद काउंटिंग सेंटर कुछ कम भी किए जा सकते हैं, ऐसी भी चर्चा सुनने में आ रही। क्या होगा एग्जैक्टली ये तो कल पता चलेगा। कल दिन भर निगाहें रहेंगी कि चुनाव आयोग बाकी क्या फैसला लेता है काउंटिंग को लेके, पहला। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट से क्या निर्णय आता है। अभी तक जो पिछले एसआईआर को लेकर जितनी बार सुप्रीम कोर्ट गई और उसके अलावा जो ईडी ने और इनकम टैक्स ने छापे मारे थे आईपैक पे, और वहां ममता बनर्जी जी पहुंच गई थी और उन्होंने वो फाइल उठा के लेके चले गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के इस फैसले को गलत माना था। वहीं दूसरी तरफ आईपैक के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया था चुनाव के पहले, और कल उनकी जमानत का विरोध ही नहीं किया ईडी ने। तो ये भी समझ में नहीं आया कि चुनाव के बाद ही उनकी जमानत का क्यों नहीं विरोध किया गया, उनको कल जमानत मिल जाती है। तो ये चुनाव जो है अगर हाल फिलहाल हम देखें तो इस चुनाव में ये ममता बनर्जी के लिए मुझे लगता है करो या मरो का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी करो मरो का चुनाव है। अब ममता बनर्जी इतनी सक्रिय क्यों है, कई लोग कह रहे हैं तो ममता बनर्जी तो हमेशा से सक्रिय रहती थी। नहीं, एक चीज बताइए सर कि आप जिसे ममता बनर्जी की सक्रियता कह रहे हैं, या फिर जो पश्चिम बंगाल की जनता या फिर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता इसको ममता बनर्जी की सक्रियता कह रहे हैं, उसे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, कार्यकर्ता नेता कह रहे हैं कि ये तो ममता बनर्जी की बौखलाहट है। उन्हें पता चल गया कि 4 तारीख को नतीजे क्या आएंगे। अब नतीजे से पहले किन प्रकार किसी तरह से वो अपने चुनाव को है जो कि परिणाम को अपने तरीके से वो चाहती है कि परिभाषित करे, बाकी अभी तो रिजल्ट आना बाकी है। इस पे आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए ये तो मैंने बहुत से चुनाव देखे हैं और अब आज 1 तारीख मतलब अब मतगणना शुरू होने में अब मुश्किल से अब 54 घंटे 48 और 12 60 घंटे 8 बजे सुबह से शुरू होगा तो 56 घंटे बाकी। हाँ 56 और अभी से जोड़ लीजिएगा जब तक ये वीडियो लगेगा तो 58 घंटे आप कह सकते हैं, 58 घंटे या। तो ये एक चूंकि बड़ा इमोशनल चुनाव रहा है, एसआईआर को लेके बड़ी गहमा-गहमी रही है चुनाव आयोग और उसके बीच में, और जिस तरह से चुनाव आयोग की भाषा रही है, उन्होंने जिस तरह के ट्वीट वगैरह किए हैं, गणेश कुमार ने जितना टफ स्टैंड लिया है, तो ये उन सब चीजों का नतीजा है। और बड़ी संख्या में सेंट्रल फोर्सेस लगाई गई, लेकिन यहाँ भी एक सच स्वीकार करना पड़ेगा कि पिछली बार बंगाल चुनाव में 150 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। इस बार चुनावी हिंसा में किसी की जान जाने की खबर नहीं, एक बड़ी बात ये है। दूसरी तरफ पिछली बार 2021 में एक टीएमसी के प्रत्याशी के पास से कई ईवीएम मशीन पकड़ी गई थी
तो वो भी आज उसका जिक्र आज तक कर रहा था। इस तरह की कोई खबरें नहीं आ रही है, लेकिन कांग्रेस के भी नेता अधीर रंजन चौधरी सांसद रह चुके, उन्होंने केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का स्वागत किया। तो एक चीज तो दिखी कि बंगाल में इस बार 2 चरणों में चुनाव हुआ, हिंसा नहीं रही। और दूसरी बड़ी बात कि भारत के लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हुआ कि 93-94% पोलिंग होती है। किसी एक विधानसभा में इतनी पोलिंग हो जाए, किसी एक वार्ड में हो जाए, समझ में आता है, लेकिन जहां पे 6-7 करोड़ मतदाता है वहां 94% पोलिंग हो जाए भाई साहब, तो उससे आप समझ लीजिए कि इस चुनाव के लेकर बंगाल की जनता कितनी जागरूक है। और पश्चिम बंगाल में तो चमत्कार है, 90% से ऊपर पोलिंग हो जाती है। अब पश्चिम बंगाल मत बोलिए, बंगाल बोलिए, बंगाल हो गया उसका नाम, पश्चिम बंगाल नाम हटा दिया गया है। और 94% पोलिंग भी है। तो सर लेकिन मुझे एक चीज बताइए सर कि देखिए ये जो सर्वे आए हैं, एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए हैं, इसके देखिए जिसके पक्ष में आया वो अपने तरीके से इसको परिभाषित करेगा, जिसके विरोध में आया वो कहेगा कि नहीं एग्जिट पोल गलत साबित होते हैं। लेकिन मैं सोशल मीडिया पर कुछ जमीनी पत्रकार जो वाकई पश्चिम बंगाल घूम के आए हैं और जो मतलब कि इस इंडस्ट्री में 2 दशक 2.5 दशक से हैं, मैं उन लोगों को सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि ये जो बम्पर वोटिंग को लोग परिभाषित कर रहे हैं कि सरकार से नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी है और एक तरफा वोटिंग भारतीय जनता पार्टी को मिला, ऐसा नहीं है। वो बता रहे हैं कि ग्राउंड में क्या हुआ है कि जिन लोगों के नाम एसआईआर में कटे हैं वो तो कट गए, वोट ही नहीं दे पाए। जिनका नाम नहीं कटा उन लोगों ने सोचा कि अब हमें यहां नागरिकता साबित करना पड़ेगा या हमें देश से बाहर भेज दिया जाएगा, तो उन लोगों ने 100% वोटिंग कर दिया, मतलब 100 आउट ऑफ द 100 ऐसे लोग वोटिंग कर दिए। और दूसरे लोग बता रहे थे कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के दूसरे राज्यों के सरकार के क्रियाकलापों को देख रहे थे, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, दिल्ली में बुलडोजर मॉडल, तो पश्चिम बंगाल के जनता के बारे में कहा जाता है कि वो बड़ा सभ्य और मतलब डिसेंट लोग होते हैं। तो उन लोगों ने सोचा कि अगर यहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ जाएगी तो उस तरह का मॉडल यहाँ भी होगा, तो उन लोगों ने भी 100% वोटिंग कर दिया। तो ऐसे पत्रकारों का मानना है कि ये जो वोटिंग हुई है वो ममता बनर्जी को बनाए रखने के लिए हुई है और भारतीय जनता पार्टी से अपने पक्ष में बता रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए मैं एक चीज बता दूं, मैं बहुत बड़ा पत्रकार नहीं हूं, लेकिन एग्जिट पोल पे मैं भरोसा नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात भी नहीं करता, क्योंकि आप देख लीजिए 2024 के एग्जिट पोल में क्या हुआ था। अब 2024 छोड़िए, 2023 के विधानसभा चुनाव में देखिए क्या हुआ था, जब 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव हुआ था। अच्छा। सबने दिखाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी 3 राज्य हार जाएगी। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की बड़ी जीत लोग बता रहे थे, राजस्थान में अशोक गहलोत की वापसी बता रहे थे, छत्तीसगढ़ में लोग बता रहे थे कि भूपेश बघेल जीत रहे हैं। नतीजे आया तो क्या हुआ, तीनों जगह। और उसी तरह लोकसभा चुनाव में ये हो रहा था कि एनडीए, अब एक सज्जन है राजीव रंजन सिंह, उनका नाम मैं जानबूझ के ले रहा हूँ, राजीव रंजन। हाँ, ये सब लोग हाँ सुनिए, इनको लोग दुनिया का बहुत बड़ा पत्रकार मानते हैं। अच्छा, देखिए हर आदमी का अपना एजेंडा होता है, और सोशल मीडिया पे लोग अपने, मैं बहुत स्पष्ट बात कह रहा हूँ, मैं बहुत स्पष्ट बात कहता हूँ, ज्यादातर सोशल मीडिया पे लोग अपने डॉलर के नजर में रखते हुए अपनी बातें करते हैं, क्योंकि डॉलर की कमाई होती है। क्या कमाई होती है? सोशल मीडिया पर लोग अपना जो प्रतिक्रिया देते हैं वो डॉलर को ध्यान में रख के देते हैं। हाँ, तो डॉलर कैसे मिलेगा? जो उनको पढ़ने वाला है वो खुश हो जाए। अब भाई राजीव रंजन सिंह जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव कर रहे थे तो इनका आकलन था कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 65 से 70 सीटें जीती। अच्छा, समझ रहे हैं? और मेरा अनुमान था कि 40 से 50 सीटें विपक्ष जीतेगी। अब 44 सीट गया तो मैं उसको अपने आप को खुदा नहीं मान सकता हूं। आप समझ गए?
मेरा अनुमान अगर सही निकल गया तो मैं अपने आप को चुनाव का बहुत बड़ा पंडित नहीं मान सकता, लेकिन यही राजीव रंजन सिंह, क्योंकि उनके पास संसाधन बहुत है, न्यूज 24 के हैं, तो ये बोल रहे थे उत्तर प्रदेश में जो लहर है उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी 65 से 70 सीटें जीतेगी। नतीजे कहाँ है? देखिए, बंगाल के चुनाव में तो कुछ भी कहना मुश्किल है। एक बड़े पोलिस्टर ने तो बंगाल का आंकड़ा ही नहीं रिलीज किया एग्जिट पोल का। गुप्ता जी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, और मुझे बंगाल से ज्यादा तो तमिलनाडु के नतीजे का इंतजार है, जिसमें लोग बता रहे कि नई नवेली पार्टी टीवीएफ वो 65 से 120 सीटें जीत पाएगी, 98 से लेकर 120। तो देखिए, कोई भी सैंपल साइज होता है, और आज के लोग बहुत होशियार हो गए, आजकल लोग बहुत होशियार हो गए, और भारत का जो मतदाता है वो हमेशा से बहुत होशियार रहा है। और तो मैं तो इंतजार करूंगा, मैं तो 4 तारीख को इंतजार करूंगा। विधानसभा चुनाव में उलटफेर होता रहता है, मैं तो 4 तारीख को शाम को 4 बजे तक इंतजार करूंगा। 4 बजे तक? 11-12 बजे तक तो सर ट्रेंड बताने लगता है। देखिए, विधानसभा में क्या होता है, 28-30 राउंड की काउंटिंग होती है, 32 राउंड की काउंटिंग होती है। तो मैं थोड़ा, देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, मैं थोड़ा आंकड़ों को साइंटिफिकली एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ। कितना सही हूँगा कितना गलत हूँगा मैं नहीं जानता, लेकिन हर चुनाव में मैं, अगर बहुत बड़ा स्विंग हो गया, अगर टीएमसी और बीजेपी के बीच में 10% का गैप रह गया, तब तो टीएमसी की जीत सुनिश्चित हो जाएगी, और बीजेपी और टीएमसी के बीच में अगर 10% का गैप रह गया तो बीजेपी की जीत सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन अगर मामला कांटे का रहा, जैसे याद करिए 2021 में बिहार विधानसभा का चुनाव, 2020 एकदम क्लिफ हैंगर था वो, जब एनडीए और इंडिया गठबंधन में सिर्फ 10 सीटों का अंतर था। तो ऐसे भी तो नतीजे आते हैं जी। तो हम पूर्व के अनुभव और जो अपना ज्ञान है चुनाव को, जितना हम थोड़ा बहुत समझते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम चुनाव के बहुत बड़े एक्सपर्ट, हम 4 तारीख के 4 बजे शाम तक इंतजार करेंगे, क्योंकि हम पहले देखते हैं कि टोटल वोट कितने पड़े, कितने वोटों की काउंटिंग हो गई है, और कितने वोटों की काउंटिंग के बाद किस विधानसभा में कौन सी पार्टी कितने वोट से आगे है। और ये डाटा आप जब चुनाव आयोग की वेबसाइट पे कंस्टिट्यूएंसी वाइज देखते हैं तब समझ में आता। तो मैं तो कह रहा हूं कि भाई ये सर्वे को आप सिर्फ मनोरंजन का साधन समझिए। हाँ, इतना जरूर है कि बंगाल में मुकाबला कांटे का, लेकिन कांटे के मुकाबले में भी कई बार ऐसा होता है कि एक पार्टी बाजी मार ले जाती है। कौन सी पार्टी बाजी मारेगी ये मैं नहीं बता सकता भाई साहब। अगर इतना मैं भविष्यवाणी करने वाला होता तो हम आप राजकपूर जी यहाँ नहीं बैठे हैं। जी सही बात है। तो सही बात है। तो सोशल मीडिया पे देखिए, अब योगेंद्र यादव है, वो हमेशा कांग्रेस की गाथा गाते हैं, कांग्रेस की गाथा गाते रहेंगे हमेशा। ये लोग तो ऐसे चुनाव, जब चुनाव की घोषणा रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद भी बताएंगे, उसमें कुछ कमी निकालेंगे। जैसे ईवीएम अगर बंगाल हरियाणा में दोषी थी और महाराष्ट्र में दोषी थी, वही ईवीएम जो है झारखंड में दोषी नहीं होती है साबित, जब झारखंड में चुनाव जीत जाती है। तो वही बात है। तो ये तो बात है, जब हार गए तो ईवीएम दोषी है, और जब जीत गया तो ईवीएम की बातें नहीं करते हैं लोग। तो झारखंड चुनाव में एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत दिला रहे थे। अब बताइए, हर उस चुनाव में सिर्फ एक स्टेट में बीजेपी का बहुमत आ रहा था, झारखंड में, और नतीजा क्या हुआ, झारखंड में बीजेपी कहीं टिकी ही नहीं। तो ये आप दिल्ली चुनाव भी देख लीजिए, अब इंतजार करते हैं। और फिलहाल ममता बनर्जी फाइटर है, वो लड़ेंगी। हाँ, ये सच है कि 4 मई को ममता बनर्जी चुनाव जीत जाती हैं तो फिर वो मोदी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है।
कोई कहेगा अरे उससे मोदी की सेहत पे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ममता बनर्जी अगर तीसरी बार चुनाव जीतती है, SIR में इतने लोगों के नाम कटने का, देखिए एक ये भी सच ये है कि 91 लाख लोगों के जो नाम कटे बंगाल में, उसमें ऐसा नहीं कि सबके सब मुसलमानों के नाम कटे हैं, सही बात है। उसमें बड़ी संख्या के हिंदुओं के भी नाम कटे हैं। नहीं तो लेकिन अगर क्या है ममता कि होगी तो SIR के बाद पहली ऐसी नेता होगी जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगी, क्योंकि अभी तक तो सब जगह भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, दिल्ली हो, बिहार हो। तो अब देखते हैं क्या नतीजा आता है। 24 तारीख का, सॉरी माफ कीजिएगा, 4 तारीख का इंतजार करते हैं। चलिए, कल पर भी निगाहें टिकी रहेगी सुप्रीम कोर्ट में आखिर क्या फैसला होता है और उस फैसले से ममता बनर्जी को वाकई राहत मिलती है या ये राहत केवल क्षणिक होती है। इंतजार रहेगा। किसी और खबर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।